तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 को। तो कहानी की शुरुआत होती है 6 नवंबर 1983 हॉकिंस इंडियाना से। हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी में एक लंबे और सुनसान हॉलवे में एक साइंटिस्ट जान बचाकर भाग रहा था। वो जल्दी से एक एलिवेटर में घुसता है और सोचता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। एलिवेटर के छत पर कोई क्रिएचर होता है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो साइंटिस्ट मारा जाता है। इधर हम 4 दोस्तों को देखते हैं, माइक, डस्टिन, लूकस और विल, जो माइक के घर के बेसमेंट में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का गेम खेल रहे होते हैं। वो लोग एक ताकतवर मॉन्स्टर डेमोगॉर्गन से लड़ रहे होते हैं। विल के पास 2 ऑप्शन है, एक सेफ स्पेल जो उसे बचाए या फिर एक रिस्की फायरबॉल स्पेल जो ज्यादा डैमेज करता है। विल फायरबॉल स्पेल चुनता है और एक्साइटमेंट में डाइस गिरा देता है। माइक की माँ कैरन नीचे आती है और कहती है कि अब सबको घर जाना चाहिए, कल स्कूल भी है। डस्टिन बचे हुए पिज्जा का टुकड़ा माइक की बड़ी बहन नैन्सी को देने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी उसे इग्नोर कर देती है। डस्टिन बोलता है कि नैन्सी पहले कूल हुआ करती थी, जब से स्टीव हैरिंगटन के साथ वो घूम रही है तब से वो बदल गई है। बाकी सब भी इससे सहमत होते हैं, सिर्फ माइक चुप रहता है। जाते जाते विल माइक को बताता है कि डाइस की वजह से वो डेमोगॉर्गन से हार गया। जैसे ही दोस्त घर के लिए निकलते हैं, माइक के गैरेज की लाइट टिमटिमाने लगती है। रास्ते में विल अपनी साइकिल से घर जा रहा था और वो रास्ते में लैब के पास से गुजरता है। तभी उसकी साइकिल की लाइट अचानक बंद और फिर चालू हो जाती है। लाइट वापस आते ही उसके सामने एक लंबा सा कोई काला फिगर दिखता है। डर के मारे विल साइड में मुड़ता है और साइकिल से गिर जाता है। वो दौड़ता है और अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, पर सिर्फ अजीब सी स्टैटिक आवाज आती है। उसे बाहर पर कोई परछाई दिखती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है तो विल बैकयार्ड में बने एक छोटे से शेड में भाग जाता है। शेड में उसे एक राइफल मिलती है। वो उसे लोड करता है। लाइट फ्लिकर करती है और तभी वो काला फिगर उसके पीछे आ जाता है। विल मुड़ कर सामना करता है, लेकिन अचानक लाइट तेज होकर नॉर्मल हो जाती है और विल और वो शैडो दोनों गायब हो जाते हैं। अगली सुबह पुलिस चीफ जिम हॉपर अपने ट्रेलर में उठता है। टीवी पर रिपोर्ट चल रही थी कि हर जगह पावर आउटेज हुए हैं। हॉपर दवाई लेता है, सिगरेट पीता है, बियर पीता है और फिर काम के लिए रेडी होता है। विल के घर में उसकी माँ जॉयस और बड़ा भाई जोनाथन देखते हैं कि विल घर नहीं लौटा। जॉयस कैरन व्हीलर को फोन करती है, लेकिन कैरन बताती है कि विल तो रात 8 बजे ही घर चला गया था। हॉकिंस मिडिल स्कूल में माइक, डस्टिन और लूकस सोच रहे होते हैं कि विल कहाँ गया। तभी वहाँ पर 2 बुली लड़के आते हैं, ट्रॉय और जेम्स, और उन्हें परेशान करने लगते हैं। इधर हॉकिंस हाई स्कूल में नैन्सी की दोस्त बार्ब उससे पूछती है क्या वो स्टीव को डेट कर रही है। नैन्सी ना कहती है। स्टीव एक नोट छोड़ता है नैन्सी के लिए कि वो उसे वॉशरूम में आकर मिले। बार्ब इसे देकर मुस्कुराती है। नैन्सी और स्टीव बाथरूम में मिलते हैं और रात को पढ़ाई का प्लान बनाते हैं। जॉयस पुलिस स्टेशन आती है। वो हॉपर से गिड़गिड़ा कर कहती है कि उसका बेटा विल गायब है, उसे ढूंढना होगा। हॉपर को ज्यादा फिक्र नहीं होती, कहता है कि ज्यादातर बच्चे अपने किसी रिश्तेदार के पास मिल जाते हैं। वो जॉयस के एक्स हस्बैंड लॉनी को कॉल करने की बात करता है, लेकिन जॉयस साफ मना कर देती है। इधर हॉकिंस लैब में हैजमेट सूट पहने कुछ लोग, जिनका लीडर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर है, बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ की हवा अजीब है। दीवारों पर काले निशान हैं। वहाँ दीवार पर एक बड़ा सा छेद भी है, जिसके अंदर कोई सांस लेती सी ग्रे चीज है। एक आदमी पूछता है क्या वो यहीं से आया था और वो लड़की कहाँ है। ब्रेनर कहता है वो लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती। एक छोटी लड़की हॉस्पिटल गाउन पहनी, सिर मुंडा हुआ, नंगे पांव जंगल में चल रही होती है। उसे एक डाइनर दिखता है, बेनीज बर्गर। वो पीछे के दरवाजे से अंदर आती है और खाना चुराती है। मालिक बेनी हैमंड उसे पकड़ लेता है। स्कूल में बच्चों को उनके साइंस टीचर स्कॉट क्लार्क बताते हैं कि एवी क्लब के लिए एक पावरफुल रेडियो आया है, लेकिन उससे पहले हॉपर और डेप्यूटी फिल कैलाहन उन्हें ऑफिस में बुला लेते हैं। बच्चे विल के रास्ते के बारे में बताते हैं, जिसमें एक सड़क है जिसे वो मर्क वुड कहते हैं। हॉपर उन्हें सर्च में शामिल होने से मना कर देते हैं। जॉयस और जोनाथन जंगल में विल का छोटा फोर्ट कैसल बायर्स ढूंढते हैं। जॉयस को वो दिन याद आता है जब वो विल को वहां जाकर पोल्टरगाइस्ट फिल्म के टिकट देकर सरप्राइज की थी। डाइनर में बेनी उस लड़की के लिए बर्गर बनाता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो कुछ बोलती ही नहीं। उसके हाथ पर टैटू होता है 011। जब बेनी उसका नाम पूछता है तो वो खुद की ओर इशारा करती है। बेनी को लगता है कि वो अब्यूज विक्टिम है और सोशल सर्विसेज को कॉल करता है। लड़की बिना हाथ लगाए फैन को बंद कर देती है। सर्च साइट पर हॉपर, कैलाहन और कैल्विन पॉवेल मर्कवुड पर विल को ढूंढते हैं और उसकी साइकिल मिल जाती है। लैब के लोग आसपास के फोन कॉल सुन रहे होते हैं, जिसमें जॉयस लॉनी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंथिया उसे रोक देती है। हॉपर विल की साइकिल लेकर बायर्स के घर पे आता है। उनका कुत्ता शेड की ओर भौंकता है। हॉपर शेड में जाता है, लाइट चली जाती है, लेकिन कैलाहन आकर उसे डिस्टर्ब करता है। हॉपर कहता है कि अब सर्च पार्टी शुरू करनी होगी। डिनर
टाइम में माइक अपनी माँ से पूछता है क्या वो विल को ढूंढने जा सकता है। नैन्सी कहती है कि उसे बार्ब के साथ स्टडी करनी है। कैरन दोनों को मना कर देती है। माइक और नैन्सी में लड़ाई होती है और माइक अपने माँ बाप को बता देता है कि नैन्सी स्टीव को डेट कर रही है। नैन्सी गुस्से में उठकर चली जाती है। माइक बोलता है कि शायद सिर्फ वही है जिसे विल की फिक्र है और वो भी गुस्से में चला जाता है। कैरन अपने हस्बैंड टेड को डांटती है कि वो बच्चों के मामले में कुछ हेल्प भी नहीं करता। सर्च पार्टी में क्लार्क और हॉपर बात कर रहे होते हैं। हॉपर कहता है कि उसकी एक बेटी थी जो अब अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन एक आदमी कहता है कि हॉपर की बेटी तो सालों पहले मर चुकी है। माइक लूकस को वॉकी टॉकी से बुलाता है। माइक बताता है कि एक गेम में विल ने फायरबॉल स्पेल चुना था जो कि रिस्की था। लूकस कहता है ठीक है, 10 मिनट में मिलते हैं। माइक चुपचाप साइकिल उठाकर निकलता है और रास्ते में स्टीव को नैन्सी की खिड़की में चढ़ते देखता है। ऑकवर्ड मोमेंट होता है पर माइक चला जाता है। बेनीज बर्गर में बेनी उस लड़की को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। तब एक औरत सोशल सर्विसेज का नाम लेकर आती है। उसका नाम होता है कॉनी फ्रेजियर, पर वो बेनी को गोली मार देती है। वो लड़की 11 भागकर बाहर जाती है लेकिन 2 हथियारबंद एजेंट से टकरा जाती है। डॉक्टर ब्रेनर सब कुछ सुन रहा होता है। एजेंट्स मारे जाते हैं और 11 भाग निकलती है। इधर स्टीव नैन्सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दोनों साथ पढ़ाई करते हैं और बाहर तो तूफान शुरू हो गया था। जॉयस और जॉनथन फैमिली की पुरानी फोटोज देखकर विल के लिए मिसिंग पोस्टर्स बना रहे थे। जॉनथन गिल्टी महसूस करता है लेकिन जॉयस कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है। तभी फोन बजता है। जॉयस उठाती है और उधर से सांस लेने की आवाज आती है। वो सोचती है ये उसका बेटा विल है। फिर एक अजीब सी ग्राउलिंग आवाज सुनाई देती है और वो फोन उसे झटका देता है। माइक, डस्टिन और लूकस जंगल में विल को ढूंढ रहे होते हैं। डस्टिन बोलता है अब चलो, तूफान भी आ रहा है, हमारे पास हथियार भी नहीं है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। वो तीनों घूम कर देखते हैं और सामने खड़ी होती है 11। अब तीनों उसे चुपके से माइक के घर पे ले आते हैं। लड़की का बिहेवियर बहुत अजीब होता है। उसे रोज की चीजें जैसे कपड़े बदलना भी समझ नहीं आता। जब माइक उसे पहनने के लिए कपड़े देता है तो वो सबके सामने ही कपड़े उतारने लगती है। लड़के घबरा जाते हैं और उसे रोकते हैं। माइक उसे बाथरूम दिखाता है लेकिन वो बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करती। लूकस को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि लड़की शायद किसी पागल खाने से भागी है। लूकस और डस्टिन चाहते हैं कि माइक की मम्मी कैरन को सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन माइक कहता है कि अगर उन्हें पता चला कि हम अंधेरे में बाहर निकले थे तो हमें डांट पड़ेगी। माइक प्लान बनाता है कि अगर कैरन ने पूछा तो वो बोलेगा कि लड़की खो गई थी और उनके घर आ गई। लूकस और डस्टिन के जाने के बाद माइक लड़की के लिए कंबलों का एक छोटा सा किला बनाता है ताकि वो उसमें सो सके। लड़की उसे अपना हाथ दिखाती है जिस पर 011 लिखा हुआ था। माइक जब उसका नाम पूछता है तो वो कुछ नहीं बोलती, तो माइक उसे एल बुलाने लगता है, 11 का शॉर्ट फॉर्म। दोनों गुड नाइट बोलते हैं और एल तूफान के बावजूद आराम से सो जाती है। अगली सुबह जिम हॉपर जॉयस के घर आता है और बताता है कि अभी तक विल नहीं मिला। जॉयस उसे टूटा हुआ फोन दिखाती है। हॉपर कहता है कि शायद तूफान की वजह से फोन खराब हुआ होगा, लेकिन जॉयस कहती है कि विल ने फोन किया था और तभी ये फोन टूटा। हॉपर बोलता है कि वो जॉयस के एक्स हस्बैंड लॉनी से खुद बात करेगा। जॉनथन कहता है कि वो चला जाएगा, लेकिन हॉपर उसे मना करता है और कहता है कि माँ के साथ ही रहे। माइक स्कूल जाते समय एक एक्स्ट्रा एगो वॉफल चुपके से रख देता है एल के लिए। वो एल से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि वो घर जा सके, लेकिन एल कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि बुरे लोग उसे मार सकते हैं और माइक को भी। मार्टिन ब्रेनर एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें जॉयस पुलिस को फोन कर रही होती है और बता रही होती है कि विल ने फोन किया था। विल की तलाशी अभी भी जारी है। हॉपर कैल्विन पर काफी गुस्सा होता है जो जॉयस का मजाक उड़ाता है। फिल मजाक करता है कि हॉपर और जॉयस का कोई रिश्ता था क्या। पॉवेल हंस देता है जैसे कुछ जानता हो। स्टीव हैरिंगटन नैन्सी को अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी में बुलाता है। वहाँ उसके दोस्त टॉमी और कैरोल भी होते हैं। रास्ते में उन्हें जॉनथन दिखता है जो विल की मिसिंग पोस्टर लगा रहा था। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नैन्सी थोड़ा शर्मिंदा होकर जॉनथन से माफी मांगती है। लूकस और डस्टिन देखते हैं कि माइक स्कूल नहीं आया। असल में माइक स्कूल नहीं गया था, वो घर पर ही रहकर एल का ध्यान रख रहा था। वो एल को टीवी, फैमिली फोटोज और अपने पापा की कुर्सी दिखाता है। जॉनथन शुड आई स्टे और शुड आई गो गाना सुनते हुए लॉनी के घर जा रहा होता है। उसे वो पल याद आता है जब विल ने वो गाना चलाया था ताकि मम्मी और पापा की लड़ाई की आवाजें बंद हो जाएं। जॉयस नए फोन खरीदने जाती है और दुकानदार डोनाल्ड से थोड़ा सा पैसा एडवांस में लेती है। उसी दौरान एक रिपेयरमैन उसके घर की चेकिंग करता है और एक वैन को सिग्नल देता है। वैन से ब्रेनर और कुछ साइंटिस्ट बाहर आते हैं। वो एक डिवाइस से शेड की जांच करते हैं और वहाँ कुछ अजीब ऊर्जा महसूस करते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े से काला लिक्विड गिर रहा होता है। माइक एल को अपना कैमरा दिखाता है। एल उसके दोस्तों की फोटो देखती है और विल की तरफ इशारा करती है। माइक
माइक हैरान हो जाता है। तभी कैरन घर आती है और माइक घबरा जाता है। उसे डर होता है कि एल कुछ बता ना दे, तो एल वादा करती है कि वो कुछ नहीं बताएगी। वो एल को अलमारी में छिपा देता है। एल को अलमारी में छिपते हुए एक डरावनी याद आती है जब ब्रेनर, जिसे वो पापा कहती है, उन्होंने उसे एक काले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। एल गिड़गिड़ाती है लेकिन फिर चुप हो जाती है। माइक अपनी मम्मी को बोलता है कि उसे बुखार है, लेकिन कैरन कहती है अगर कुछ और बात है तो बताओ। माइक जब अलमारी खोलता है तो एल रो रही होती है लेकिन कहती है मैं ठीक हूँ। हॉपर सेटलर क्वेरी पहुंचता है और कैलाहन को चट्टानों के किनारे ना जाने की चेतावनी देता है। तभी उसे बेनीज बर्गर से एक कॉल आता है जहाँ बेनी हैमंड की लाश मिलती है, जिसे दिखाया गया है कि बेनी ने खुद को मारा। हॉपर कहता है कि वो शहर में बहुतों को नहीं जानता था, लेकिन बेनी उसका दोस्त था। लुकस और डस्टिन माइक के घर आते हैं। लुकस हैरान होता है कि एल अभी भी वहीं है। माइक बताता है कि एल को विल के बारे में पता है और वो उसी जगह मिली थी जहां विल गायब हुआ था। एल कहती है कुछ बुरे लोग उसके पीछे हैं। लुकस जब कैरन को बताने की कोशिश करता है तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये एल ने किया था जिसकी नाक से खून बहने लगता है। इससे तीनों लड़के डर जाते हैं। जॉनथन लॉनी से मिलता है लेकिन विल वहां नहीं है। लॉनी चाहता है कि जॉनथन उसके साथ रहे, लेकिन जॉनथन मना कर देता है और एक मिसिंग पोस्टर छोड़कर चला जाता है। हॉपर बेनी के दोस्त अर्ल से बात करता है। अर्ल बताता है कि बेनी ठीक लग रहा था और उसने एक गंजे बच्चे को देखा था, शायद वो लड़की थी। हॉपर उसे विल की फोटो दिखाता है। अर्ल कहता है कि शायद ये वो नहीं थी। नैन्सी अपनी मम्मी को मना लेती है कि वो स्टीव के पार्टी में जा सके। वो झूठ बोलती है कि वो विल की असेंबली में जा रही है। स्टीव की पार्टी में बार्ब भी जाती है, लेकिन वो वहाँ अजीब महसूस करती है। बार्ब बियर की बोतल खोलते हुए अपना हाथ काट लेती है। जॉनथन दूर से पार्टी की फोटो खींच रहा होता है। जॉयस कई घंटों तक फोन के पास बैठी रहती है। अचानक फोन बजता है। उस पार से विल की आवाज आती है, मॉम। फिर अजीब आवाजें और झटके के साथ फोन टूट जाता है। लाइट्स टिमटिमाने लगती है और जॉयस को लगता है कुछ उसे जॉनथन के कमरे में बुला रहा है। कमरे में गाना शुड आई स्टे और शुड आई गो बज रहा होता है। वॉलपेपर हिलता है जैसे कुछ उसके पीछे हो। जॉयस डर के मारे बाहर भाग जाती है। जब बिजली वापस आती है तो वो फिर अंदर जाती है। नैन्सी स्टीव के साथ ऊपर आती है। बार्ब उसे रोकती है और कहती है तुम तो ऐसी नहीं हो। नैन्सी उसकी बात नहीं सुनती और स्टीव के साथ कमरे में चली जाती है। नैन्सी और स्टीव एक साथ सोते हैं। जॉनथन कुछ फोटो खींचता है लेकिन फिर उसका ध्यान बार्ब की तरफ जाता है। वो अकेले स्टीव के पूल के पास बैठी होती है। उसके कट से खून गिरता है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती और अचानक एक भयानक मॉन्स्टर उसके पीछे आता है। बार्ब और वो मॉन्स्टर दोनों फिर गायब हो जाते हैं। बार्ब अचानक एक अजीब काले और चिपचिपे पौधों से ढकी दुनिया में जागती है। वो स्टीव के पूल जैसा दिखता है लेकिन बहुत डरावना होता है। वो जोर से नैन्सी को पुकारती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भयानक मॉन्स्टर उसे पकड़ के खींच लेता है और बार्ब गायब हो जाती है। अगली सुबह नैन्सी चुपचाप स्टीव के घर से निकलती है जब स्टीव अभी भी सो रहा होता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ कैरन उसे रोक लेती है और पूछती है कि वो रात भर कहाँ थी। नैन्सी झूठ बोलती है, बहाना बनाती है, लेकिन कैरन को शक होता है जब वो देखती है कि नैन्सी ने स्टीव का स्वेट शर्ट पहन रखा है। इधर विल के घर में जॉनथन सुबह उठता है और देखता है कि उसकी माँ जॉयस किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो असल में क्रिसमस की लाइट से बातें कर रही होती है। जॉयस कहती है कि विल उन लाइट्स के जरिए उससे बात कर रहा है। जब वो पूछती है कि अगर विल है तो लाइट्स जलाओ, तो सच में एक लाइट जलती है। जॉनथन को फिर भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि बिजली खराब है और वो जॉयस को आराम करने को कहता है। विल, डस्टिन और लूकस एक नया प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन मर्कवुड। वो खुद जंगल जाकर विल को ढूंढना चाहते हैं। लूकस अपने पापा का आर्मी वाला सामान लाता है और डस्टिन चॉकलेट वगैरह स्नैक्स लाता है। तीनों इस बात पर बहस करते हैं कि K-11 के पास सच में सुपर पावर है या नहीं। डस्टिन एल से कहता है कि माइक का मिलेनियम फैल्कन खिलौना हवा में उड़ाकर दिखाओ, लेकिन कुछ नहीं होता। माइक एल को अपनी घड़ी देता है और कहता है कि वो 3:15 बजे पावर लाइन के पास आकर मिले। एल को ठीक से टाइम समझ नहीं आता, लेकिन वो कोशिश करती है। स्कूल में नैन्सी को महसूस होता है कि लोग उसे घूर रहे हैं। स्टीव कहता है कि उसने किसी को नहीं बताया कि वो दोनों साथ सोए थे। नैन्सी ये भी नोटिस करती है कि बार्ब स्कूल नहीं आई थी। एल घर में अकेली होती और अचानक अपने पावर से फैल्कन खिलौना हवा में उड़ाती है। फिर वो टीवी पर कोका कोला एड देखती है जिससे उसे एक पुरानी याद आ जाती है। डॉक्टर ब्रेनर उसे कोल्ड ड्रिंक की कैन तोड़ने के लिए कहता है और वो ऐसा कर भी देती है। जॉयस मार्केट जाती और बहुत सारी क्रिसमस लाइट्स खरीदती है ताकि विल फिर से उससे बात कर सके। जिम हॉपर हॉकिंस लैब पहुंचता है और वो उस पाइप को चेक करता है जो जंगल में मिला
मिला था। लैब वाले उसे उस रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जब विल गायब हुआ था, लेकिन हॉपर नोटिस करता है कि वीडियो में बारिश नहीं हो रही है, जबकि असल में उस रात तो जोर की बारिश हुई थी। उसे शक होता है कि लैब उससे कुछ छुपा रही है। इसी दौरान लैब के अंदर डॉक्टर ब्रेनर और उसकी टीम एक अजीब से गेट की जांच कर रही होती है जो एक डरावनी दुनिया की तरफ खुलता है। एल नैन्सी के कमरे में जाती है और उसे नैन्सी और बार्ब की फोटो दिखती है। लंच में नैन्सी स्टीव से पूछती है क्या उसने बार्ब को जाते देखा। स्टीव कहता है नहीं। हॉलवे में नैन्सी और जोनाथन की नजरें टकराती है। बाद में जब बच्चे स्लिंग शॉट के लिए पत्थर इकट्ठा कर रहे होते हैं, लूकस माइक को एल को लेकर चिढ़ाता है। तभी स्कूल के बदमाश ट्रॉय और जेम्स वहां पर आ जाते हैं। वो लोग विल का मजाक उड़ाते हैं और माइक को गिरा देते हैं और उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। जोनाथन जंगल में ली गई तस्वीरें डेवलप करता है। एक फोटो में नैन्सी केवल ब्रा में होती है। एक लड़का वो फोटो देख लेता है और स्कूल में बात फैल जाती है। हॉपर और पावेल लाइब्रेरी में पुराने अखबार पढ़ते हैं। उन्हें हॉकिंस लैब के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में खबरें मिलती हैं और एक औरत टेरी आइव्स का जिक्र, जिसने दावा किया है कि लैब ने उसकी बेटी को छीन लिया। वो बेटी शायद 11 है। कैरन अपनी छोटी बेटी हॉली को लेकर जॉयस का हालचाल पूछने लगती है। तभी क्रिसमस लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगती है। हॉली विल के कमरे में जाती है और देखती है कि दीवार अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कुछ उसके पीछे हो। जॉयस फौरन हॉली को खींचकर बाहर निकालती है। कैरन डर जाती है और जॉयस को पागल समझकर वहां से चली जाती है। नैन्सी बार्ब की मम्मी को कॉल करती है और पता चलता है कि बार्ब घर नहीं आई है। स्कूल में स्टीव और उसके दोस्त जोनाथन का मजाक उड़ाते हैं कि वो लड़कियों की फोटो लेता है। स्टीव जोनाथन का कैमरा तोड़ देता है, पर नैन्सी पूल के पास पड़ी बार्ब की फटी हुई फोटो देखती है और उसके एक टुकड़ा उठा लेती है। एल पावर लाइन के पास माइक का इंतजार कर रही होती है। उसे एक बिल्ली दिखती है और उसे याद आता है कि कैसे ब्रेनर ने उसे बिल्ली मारने को कहा था। जब एल ने मना किया तो गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती एक छोटी कोठरी में बंद करना चाहा। एल ने गुस्से में अपने पावर से सारे गार्ड्स को मार दिया। ब्रेनर उसे गोद में उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहता है। अभी के टाइम में तीनों दोस्त एल को अपने साइकिल पर लेकर जंगल में आते हैं। एल माइक के चेहरे पर लगे चोट को देखती और पूछती है दोस्त झूठ नहीं बोलते। माइक उसे बदमाशों की बात बताता है और एल उसकी बात समझ जाती है। नैन्सी स्टीव के घर के पीछे कुछ सबूत ढूंढती है। उसे अंधेरे में कुछ डरावनी हलचल दिखती है। डर के मारे वो वहां से भाग जाती है और घर जाकर माँ को बताती है कि शायद बार्ब मुसीबत में है। जॉयस के घर में लाइट्स तेजी से टिमटिमाने लगती है। जॉयस पूछती है विल क्या ये तुम हो, और लाइट यस ब्लिंक करती है। जॉयस दीवार पर पूरे अल्फाबेट को पेंट कर देती है और हर अक्षर के ऊपर लाइट लगा देती है ताकि विल शब्दों में जवाब दे सके। हॉपर और पावेल उन पुरानी न्यूज रिपोर्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। हॉपर को लगने लगता है कि विल ने कुछ ऐसा देखा जो लैब छुपा रही है, लेकिन तभी एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो वहां से तुरंत निकलता है। एल बच्चों को विल के घर के पास वाले जंगल में ले जाती है और कहती है कि विल यहीं कहीं है। लूकस और माइक फिर बहस करते हैं, लेकिन डस्टिन देखता है कि बहुत सी पुलिस गाड़ियां इधर जा रही थी। वो उनके पीछे जाते हैं। जॉयस के घर में विल लाइट से बताता है कि मैं यहीं हूँ। फिर वो एक और मैसेज देता है भागो। तभी दीवार फट जाती है और एक लंबा बड़ा बिना चेहरे वाला डेमोगॉर्गन बाहर निकलता है। जॉयस चीखते हुए बाहर भाग जाती है। बच्चे सेटलर क्वेरी पहुंचते हैं और देखते हैं कि पुलिस विल की लाश पानी से निकाल रही है। माइक सदमे में आ जाता है और वो विल पर चिल्लाता है कि उसने झूठ बोला और रोते हुए भाग जाता है। घर जाकर अपनी मम्मी से लिपट जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। जॉयस अपने घर से पागलों की तरह भागती है और रास्ते में जोनाथन से टकरा जाती है। वो उसे जोर से पकड़कर रोने लगती है, जबकि पीछे पुलिस सायरन बज रही होती है। हॉपर जॉयस के घर आता है और उसे बताता है कि विल की बॉडी सेटलर क्वारी से मिली है। हॉपर कहता है कि विल वहां गलती से गिर गया होगा और वो डूबकर मर गया, लेकिन जॉयस को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि विल अभी भी जिंदा है और घर की लाइट्स के जरिए उसे बात कर रहा है। वो ये भी कहती है कि उसने अपनी दीवार में से एक राक्षस को देखा, लेकिन इन बातों का कोई सबूत नहीं है। जॉयस को शांत करने के लिए हॉपर अपनी बेटी सारा के बारे में बताता है कि कैसे उसकी मौत के बाद उसे लगता था कि वो उसकी आवाज सुन रहा है और उसे देख रहा है। फिर हॉपर जॉयस से कहता है कि अगली सुबह मॉर्ग जाकर विल की बॉडी खुद देख ले। हॉपर के जाते ही जॉयस बाहर शेड में जाती है, एक कुल्हाड़ी उठाती है और सोफे पर बैठ जाती है। वो दीवार को घूरती है और डेमोगॉर्गन के वापस आने का इंतजार करती है। माइक अपने बेसमेंट में उदास बैठा होता है। 11 उसके रेडियो से खेलती है। माइक गुस्से में आकर उसे डांटता है, कहता है कि उसने उसे झूठा दिलासा दिया कि विल जिंदा है। तभी अचानक रेडियो में से विल की आवाज आती है और वो शुड आई स्टे और शुड आई गो गाना गा रहा होता है। विल की
नाक से खून निकलने लगता है। माइक अपनी माँ से बात करता है और मना लेता है कि वो घर पर ही रुके। फिर माइक लूकास और डस्टिन को फोन करता है कि वो जल्दी से घर पर आए। वहीं दूसरी ओर जोनाथन जॉयस को उठाता है, जो पहले समझती है कि वो विल है। जोनाथन उसे मॉर्ग ले जाता है। हॉपर को पता चलता है कि जो आदमी आमतौर पर पोस्टमार्टम करता है उसे विल की बॉडी से दूर रखा गया था। उसकी जगह पर एक स्टेट वर्कर ने बॉडी का पोस्टमार्टम किया। हॉपर और जोनाथन जॉयस की मानसिक स्थिति पर बात करते हैं। दोनों को लगता है कि जॉयस हिम्मत नहीं हारेगी, लेकिन अचानक जॉयस गुस्से में मॉर्ग से बाहर निकल आती और कहती है कि जो बॉडी वहां है वो विल की नहीं है। जोनाथन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉयस अड़ी रहती है कि मेरा बेटा जिंदा है। नैन्सी स्टीव को बताती है कि उसने उसके बैकयार्ड में एक अजीब सी चीज देखी, लेकिन स्टीव सिर्फ इस बात से डरा हुआ होता है कि अगर उसके और नैन्सी के बारे में उसके मम्मी पापा को पता चला तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। नैन्सी को उसका ऐसा बर्ताव काफी गुस्सा दिलाता है। 11 अपनी ताकत से विल को रोती हुई आवाज बाकी सभी दोस्तों को सुनाती है। माइक और डस्टिन को यकीन हो जाता है, लेकिन लूकस कहता है कि विल मर चुका है। माइक और डस्टिन सोचते हैं कि अगर स्कूल के एवी क्लब वाले रेडियो का इस्तेमाल करे तो शायद विल से बात हो सके। वो 11 को एक विग पहनाते हैं और नैन्सी की पुरानी ड्रेस। माइक कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। इधर एक सोल्जर शेफर्ड को हॉकिंस लैब के निचली मंजिलों में ले जाया जाता है। डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर उसे दीवार में बने अजीब सुराख में भेजता है। नैन्सी को उसकी माँ कैरन और पुलिस के साथ बार्ब की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने बुलाया जाता है। नैन्सी सब कुछ बताती है, सिवाय इसके कि उसने स्टीव के साथ संबंध बनाए थे। हॉपर लोकल पोस्टमार्टम डॉक्टर गैरी से सवाल करता है। गैरी बताता है कि जब विल की बॉडी आई थी तब स्टेट वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था। बच्चे स्कूल में एवी क्लब में पहुंचते हैं, लेकिन मिस्टर क्लार्क उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें विल के मेमोरियल में जाना चाहिए। बच्चे 11 को एलेनोर बताते हैं और माइक की दूर की रिश्तेदार, ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। क्लार्क उन्हें लेकर जिम हॉल में चला जाता है। नैन्सी और उसकी मां कैरन के बीच बहस हो जाती है। नैन्सी अपने कमरे में जाकर बार्ब की फटी हुई तस्वीर को जोड़ती है और देखती है कि उसके पीछे कोई साया खड़ा है। लैब की दीवार के उस पार शेफर्ड देखता है कि वहां सब कुछ पुराना और खून से सना हुआ है। कोई चीज उसका पीछा कर रही होती है। वो चिल्लाता है, लेकिन रेडियो से संपर्क टूट जाता है। साइंटिस्ट शेफर्ड की रस्सी खींचती है, लेकिन उसमें सिर्फ खून लगा हुआ होता है और शेफर्ड गायब हो गया। विल के मेमोरियल में माइक देखता है कि ट्रॉय और जेम्स विल का मजाक उड़ा रहे थे। ट्रॉय विल की सेक्सुअलिटी पर भद्दा बोलता है तो माइक उसे जमीन पर गिरा देता है। 11 गुस्से में ट्रॉय को रोकती है और उसे फ्रीज कर देती है और सबके सामने उसकी पैंट गीली करवा देती है। नैन्सी जोनाथन से बात करती है, जो विल की ताबूत देख रहा होता है। नैन्सी उसे बार्ब की तस्वीर दिखाती है। जोनाथन उसे बताता है कि उसने बार्ब को गायब होते देखा था और उस दीवार में डेमोगॉर्गन को। हॉपर उस पुलिस वाले डेविड ओबैनन का पीछा करता है जिसने विल की बॉडी ढूंढी थी। वो उसे एक बार में पकड़ता है और पिटाई करके कबूल करवाता है कि विल की बॉडी नकली थी। एक कार उन्हें देख रही होती है। ओबैनन चेतावनी देता है कि हमें मार दिया जाएगा और फिर वो कार वहां से भाग जाते हैं। जॉयस बार बार शुड आई स्टे और शुड आई गो चलाती है ताकि विल जवाब दे। 11 स्कूल के रेडियो में बैठकर याद करती है कि कैसे एक टेस्ट में उसे किसी आदमी की आवाज ढूंढनी थी और वो गलती से उसकी आवाज पूरे सिस्टम में चला देती है। डॉक्टर ब्रेनर ये देखकर खुश होते हैं। जॉयस को विल की आवाज फिर से सुनाई देती है रेडियो में से। बच्चे भी उसे सुनते हैं। जॉयस अपनी दीवार का वॉलपेपर फाड़ती है और उसके पीछे विल को देखती है। विल कहता है वो आ रहा है और ये जगह घर जैसी है पर अंधेरी और खाली। फिर दीवार बंद हो जाती है। जॉयस कुल्हाड़ी से दीवार तोड़ती है पर कुछ नहीं मिलता। रेडियो जलने लगता है और बच्चे थकी हुई 11 को स्कूल से बाहर ले जाते हैं। जोनाथन और नैन्सी स्कूल के फोटो लैब में बार्ब की तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं। नैन्सी कहती है कि जोनाथन लोगों को देखना पसंद करता है, बात करना नहीं। जोनाथन कहता है कि फोटो में लोग जो महसूस करते हैं वो दिखता है। नैन्सी पूछती है उस फोटो में मैं क्या कर रही थी जिस रात मैं स्टीव के साथ थी। जोनाथन जवाब देने वाला होता है कि तभी तस्वीर पूरी बनती है और उसमें डेमोगॉर्गन साफ दिखता है। हॉपर चुपचाप मॉर्ग में घुसता है और विल की बॉडी को चीर कर देखता है और अंदर में सिर्फ रुई भरी हुई थी, मतलब ये बॉडी नकली है। लॉनी बायर्स वहां पर आता है और जॉयस को बहुत परेशान देखता है। जॉयस उसे गले लगा लेती है। हॉपर अपनी कार से हॉकिंस लैब के फेंस तक जाता है और बोल्ट कटर से उसे काटने की तैयारी करता है।
हॉपर चुपके से हॉकिंस लैब के अंदर घुस जाता है और एक लॉक्ड एरिया में जाने की कोशिश करता है। 2 गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ाई करता है और की कार्ड चुराकर अंदर चला जाता है। उधर लॉनी जॉयस को समझाने की कोशिश करता है। वो उसके लिए ड्रिंक लाता है और कहता है कि अब विल के फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। जॉयस उदास होती है क्योंकि अब उसे विल की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। लॉनी कहता है कि शायद ये सब उसका वहम था, दर्द से बचने के लिए। लैब के अंदर हॉपर एक कमरे में पहुंचता है जो किसी लड़की के बेडरूम जैसा लगता है। वहाँ एक ड्राइंग होती है जिसमें एक लड़की और उसके पापा एक बिल्ली के सामने खड़े होते हैं। फिर वो एलिवेटर में चढ़ता है, लेकिन कुछ और गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। उधर माइक, डस्टिन और लूकस एवी रूम में विल की आवाज के बारे में बात करते हैं। 11 कहती है कि विल अपसाइड डाउन में है। डस्टिन कहता है ये नाम तो गेम वाले वेल्स ऑफ शैडोज जैसा लगता है, एक अंधेरी और डरावनी जगह जो असली दुनिया का उल्टा रूप है। वो एल से पूछते हैं क्या उसे वहां जाने का रास्ता पता है, लेकिन वो ना में सिर हिलाती है। हॉपर लैब में एक अजीब दीवार देखता है जहाँ से ब्रीच छुपाया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। बायर्स के घर पर जोनाथन लौटता है और जॉयस के साथ लॉनी को देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि दीवार पर जो गड्ढा था उसे भी भर दिया गया था। वो पूछता है क्या वो मॉन्स्टर फिर से आया था। फिर जोनाथन लॉनी को अलग ले जाकर कहता है कि उसे चले जाना चाहिए, पर लॉनी कहता है कि वो तो सिर्फ मदद करने के लिए रुका था। और फिर जोनाथन से कहता है कि फ्यूनरल में ठीक से बिहेव करे। अगले दिन सब तैयारी कर रहे होते हैं। व्हीलर फैमिली काले कपड़े पहन रही होती है। जॉयस को विल की एक ड्राइंग याद आती है जिसमें उसने डंजन्स एंड ड्रैगन कैरेक्टर विल द वाइज को ग्रीन फायरबॉल से दिखाया था क्योंकि रेड क्रेयॉन खत्म हो गया था। वो उदासी के साथ लॉनी और जोनाथन के साथ फ्यूनरल के लिए निकलती है। उधर उनका कुत्ता कैसल बायर्स की ओर भागता है। हॉपर अपने काउच पर जागता है एकदम परेशान। वो अपनी गन उठाता है और घर चेक करता है। एक बल्ब के अंदर उसे एक हिडन लिसनिंग डिवाइस मिलती है। हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर विल और जॉयस की अपसाइड डाउन वाली बात सुन लेता है और उसे पता चलता है कि एल लड़कों के साथ हैं। नैन्सी और जोनाथन एक मैप पर देखते हैं जहां अजीब घटनाएं बनी हुई थी। सारी चीजें एक ही इलाके में है, तो मॉन्स्टर पास में ही होना चाहिए। जोनाथन कहता है कि हमें उसे ढूंढकर मारना चाहिए, लेकिन नैन्सी कहती है कि पहले जॉयस को बताना चाहिए। पर जोनाथन बोलता है कि जॉयस पहले से ही बहुत कुछ झेल रही है। स्कूल में हॉकिंस लैब के लोग एवी रूम का टूटा हुआ इक्विपमेंट चेक करते हैं और मिस्टर क्लार्क बच्चों को पैरेलल वर्ल्ड समझाते हैं एक ड्राइंग के जरिए जिसमें एक एक्रोबैट रस्सी पर चल रहा है। वो बताते हैं कि 2 दुनियाओं के बीच अगर कोई गेट हो तो उसे मैग्नेटिक वेव्स निकलती है। डस्टिन कंपास चेक करता है और देखता है कि सब गलत दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। उसे लगता है कि कहीं पास में ही कोई गेट है। पुलिस को बताते हैं कि मर्कवुड के पास 2 हंटर्स गायब हो गए हैं और बार्ब की कार एक बस स्टॉप पर मिली है। हॉपर को ये सब काफी अजीब लगता है। घर पर लॉनी जॉयस की लाइट उतार देता है और दीवार में जो होल था उसे भी भर देता है। जॉयस को उसके बैग में एक वकील का फ्लायर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो कंपनी पर केस करके पैसे ले सकता है। जॉयस उस पर चिल्लाती है कि उसे विल की कोई परवाह नहीं है। वो उसे घर से निकाल देती है। माइक एल से फिर से गेट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लूकस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि एल को छुपा रही है। जब माइक और लूकस लड़ने लगते हैं तो एल बीच में आकर लड़ाई को रोकती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। लूकस गुस्से में वहां से चला जाता है। जोनाथन और नैन्सी मॉन्स्टर को ढूंढते हुए जंगल में आते हैं। वहां उन्हें एक बुरी तरह घायल हिरन दिखता है, लेकिन वो अचानक कहीं खींच लिया जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और एक अजीब पेड़ के अंदर एक सुराग देखते हैं। नैन्सी उस छेद में घुसती है और खुद को एक अंधेरी चिपचिपी सी दुनिया में पाती है। वही है अपसाइड डाउन। वहां वो मॉन्स्टर को उस हिरन को खाते हुए देखती है। वो भागने लगती है, लेकिन एक जड़ पर पैर पड़ जाता है जिससे मॉन्स्टर उसकी आवाज सुन लेता है। असल दुनिया में जोनाथन उसकी चीख सुनता है, लेकिन नैन्सी गायब हो चुकी होती है। जोनाथन जोर से नैन्सी का नाम चिल्लाता है। नैन्सी भी अपसाइड डाउन में फंसी हुई है और वो भी जोनाथन को पुकार रही है। दोनों की आवाजें उस अजीब अंधेरे दुनिया में गूंज रही होती हैं। जोनाथन बार बार आवाज लगाता है ताकि नैन्सी रास्ता ढूंढ सके। तभी अचानक वो डरावना मॉन्स्टर नैन्सी की मौजूदगी को महसूस करता है और नैन्सी छिप जाती है। जोनाथन पेड़ में बने उस छेद को ढूंढ लेता है और जोर से नैन्सी को पुकारता है। अचानक नैन्सी का हाथ बाहर आता है और जोनाथन उसे खींचकर वापस असली दुनिया में ले आता है, बस पोर्टल बंद होने से पहले। स्टीव नैन्सी की खबर लेने आता है। वो टॉमी और कैरोल को भी ले जाता है और नैन्सी के घर की छत पर चढ़ जाता है। खिड़की से वो जोनाथन को नैन्सी को कंबल ओढ़ाते हुए देखता है, जिससे उसे जलन होती है। जॉयस हॉपर से पूछती है कि उसने लैब में क्या देखा। हॉपर बताता है कि उसे वहाँ किसी बच्चे का कमरा और अजीब सी ड्राइंग्स दिखी। जॉयस उसे विल की बनाई ड्राइंग्स दिखाती है जो एकदम अलग है। फिर हॉपर को याद आता है कि किसी ने एक गंजे बच्चे की बात तो की थी जो बेनीज डाइनर में थी। हॉपर एक आर्टिकल देखता है जिसमें डॉक्टर ब्रेनर
पर टेरी आइव्स ने केस किया था, वो औरत जिसने कहा कि उसकी बेटी जेन को चुरा लिया गया था। हॉपर को शक होता है कि शायद वो गलत बच्चे को ढूंढ रहे हैं। फिर वो और जॉयस टेरी से मिलने का फैसला करते हैं। नैन्सी नहाकर सोचती है अपसाइड डाउन के बारे में। उसे डर लग रहा है और वो अकेले नहीं रहना चाहती। जोनाथन जमीन पर कंबल बिछाकर सो जाता है। बाद में नैन्सी उसे कहती है बिस्तर पर सो जाओ, लेकिन लाइट जलाकर। वो कहती है हमें नहीं पता ये जगह अभी भी सेफ है या नहीं। सुबह माइक अभी भी दुखी होता है और वो उस किले को तोड़ देता है जो उसने 11 के लिए बनाया था। नैन्सी को नींद नहीं आती तो वो अपनी डायरी में लिखती है उसे विल और बार्ब की फिक्र है। वो उस मॉन्स्टर को ढूंढना चाहती है और खून के मदद से उसे फंसाना चाहती है। तभी को इसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ये उसकी माँ कैरन होती है। नैन्सी जोनाथन का हाथ पकड़कर छुप जाती है और कैरन ताला खोलती है, लेकिन तब तक नैन्सी वहां से जा चुकी होती है। डस्टिन माइक से मिलने आता है और कहता है कि उसे लूकस से माफी मांगनी चाहिए। वो कहता है उन्हें फिर से साथ काम करना होगा और 11 को ढूंढना होगा। 11 को याद आता है जब डॉक्टर ब्रेनर ने उसे डेमोगॉर्गन से कांटेक्ट करने के लिए एक गिफ्ट दिया था। वो जंगल में अकेली उठती है और झील की तरफ चिल्लाती है। माइक लूकस से माफी मांगता है और हाथ मिलाने की कोशिश करता है। लूकस कहता है कि उन्हें 11 से छुटकारा पाना होगा, लेकिन माइक मना कर देता है। डस्टिन उन्हें याद दिलाता है कि उस लड़की के पास जबरदस्त पावर्स हैं। माइक कहता है कि हमें विल को ढूंढने और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसकी जरूरत चाहिए। लूकस अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता और अकेले ही वहां से चला जाता है। 11 एक सुपरमार्केट में जाती है। लोग उसे घूरते हैं। उसे याद आता है कि जब ब्रेनर ने उसे सेंसरी टैंक में डालकर मॉन्स्टर को ढूंढने को कहा था। वो एगोस के पैकेट चुराती है और अपनी पावर से बचकर निकल जाती है। हॉपर और जॉयस टेरी आइव से मिलने जाते हैं। वो ना बोलती है ना हिलती है। उसकी बहन बताती है कि जब टेरी प्रेग्नेंट थी तो वो किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी थी। डॉक्टर्स ने कहा बच्चा मर गया है, लेकिन टेरी को यकीन था कि उसकी बेटी जेन जिंदा है और उसके पास पावर्स हैं। लूकस अपने बैग में सामान भरता है और अपने कंपास के पीछे पीछे हॉकिंस लैब तक पहुंच जाता है। वो छुपकर देखता है कि वहां आर्मी की गाड़ियां और रिपेयर वैन्स आ रही हैं। माइक और जोनाथन मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। रास्ते में लोग नैन्सी का मजाक उड़ाते हैं। दीवार पर उसका अपमान लिखा होता है। स्टीव वहीं आसपास होता है और बात करना चाहता है। जोनाथन नैन्सी को जाने को कहता है, लेकिन स्टीव उसे भड़काता है। जोनाथन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो स्टीव से लड़ पड़ता है। पुलिस आ जाती है और जोनाथन को गिरफ्तार कर लेती है। नैन्सी पुलिस स्टेशन जाती है जोनाथन की मदद के लिए। वो उसके चेहरे पर बर्फ लगाती है। सेक्रेटरी कहती है कि सिर्फ प्यार ही किसी को ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। जब 11 एगोस खा रही होती है, उसे जंगल में माइक और डस्टिन की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वहां ट्रॉय और जेम्स आ जाते हैं। ट्रॉय के पास चाकू होता है। वो डस्टिन को पकड़ लेता है और कहता है कि माइक अगर यहाँ से नीचे नहीं कूदा तो वो डस्टिन के दांत निकाल देगा। माइक कूदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गिरने की जगह वो हवा में तैरने लगता है। मतलब 11 ने उसे बचा लिया होता है। वो सामने आती है। वो ट्रॉय का हाथ तोड़ देती है और फिर बेहोश हो जाती है। डस्टिन उन बदमाशों को डांटता है और वो लोग भाग जाते हैं। 11 को याद आता है कि जब वो टैंक में थी और डेमोगॉर्गन को देख रही थी, तब उसने उस चीज को छुआ था। उसकी पावर्स बेकाबू हो गई थी और वहीं से अपसाइड डाउन का गेट खुल गया। एल उठती है और माइक को बताती है कि वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसी ने गेट को खोला। माइक उसे गले लगाता है, कहता है नहीं, तुमने मुझे बचाया है। फिर डस्टिन भी उन्हें गले लगाता है। एक रिपेयर मैन उन्हें देखता है और डॉक्टर ब्रेनर को खबर करता है। वहीं दूसरी तरफ लूकस लैब से गाड़ियां निकलते देखता है और समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। माइक और 11 एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, तभी डस्टिन भागता हुआ आता है। वो बहुत परेशान और डरा हुआ था। उसे लूकस का कॉल आया होता है जिसमें वो बताता है कि बुरे लोग उनके पीछे आ रहे हैं। माइक खिड़की से बाहर देखता है और एक रिपेयरमैन को खड़ा देखता है। वो अपनी माँ से पूछता है क्या उन्होंने किसी रिपेयर के लिए बुलाया था। माँ मना कर देती है। बच्चे फटाफट अपनी साइकिल्स लेकर भाग जाते हैं। मार्टिन लॉन से उन्हें देख रहा होता है। लूकस भी रास्ते में उनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन तभी कुछ वैन उनका पीछा करने लगती है। एक वैन उनके सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। तब 11 अपनी शक्तियों से उन वैन को हवा में पलट देती है, जिससे बाकियों का पीछा करना रुक जाता है। भागने के बाद लूकस 11 से माफी मांगता है कि उसने पहले उसके साथ बुरा बर्ताव किया। 11 भी माफी मांगती है कि उसने सब कुछ सच नहीं बताया था। माइक और लूकस एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म कर लेते हैं। जॉयस और हॉपर को विल मिल जाता है जो पुलिस के पास होता है। उन्हें विल की कार में नैन्सी और जोनाथन का हंटिंग वाला सामान भी मिलता है। टीनेजर्स बड़ों को जंगल में जो कुछ भी हुआ वो सब बताते हैं।
जॉयस गुस्सा हो जाती है कि जोनाथन ने नैन्सी को खतरे में डाला। हॉपर ट्रॉय की माँ से मिलने जाता है। वो फिल कैलाहन और कैल्विन पॉवेल पर चिल्लाता है क्योंकि वो ट्रॉय की टूटी हुई बाह वाली कहानी का मजाक उड़ा रहे थे। हॉपर को ट्रॉय की बातों पर यकीन हो जाता है जब वो 11 की शक्तियों के बारे में बताता है। ट्रॉय कहता है कि 11 उन लूजर्स के साथ घूमती है। कैरन को 11 के विग का एक बाल मिलता है। जब हॉकिंस लैब से ब्रेनर और उसके सिपाही घर की तलाशी लेने आते हैं, ब्रेनर को वो शर्ट मिल जाती है जो 11 ने पहनी थी जब लड़कों ने उसे ढूंढा था। वो कैरन और टेड व्हीलर से कहता है कि माइक खतरे में है। डस्टिन एक हेलीकॉप्टर को उन सभी को ढूंढते हुए देखता है तो सभी अपनी साइकिलें एक पुराने बस के नीचे छुपाते हैं और खुद बस में अंदर छुप जाते हैं। स्टीव अपने चेहरे की चोट पर पट्टी लगा रहा होता है। वो टॉमी और कैरोल से झगड़ता है। वो टॉमी से लड़ने ही वाला होता है लेकिन फिर गुस्से में चला जाता है। उसे पछतावा होता है, इसीलिए वो सिनेमा घर के दीवार पर उसने जो लिखा था नैन्सी के बारे में उसे खुद साफ करता है। उधर टीनेजर्स और बड़ों को दिखता है कि सैनिक व्हीलर के घर का सामान उठा रहे हैं। नैन्सी को माइक की चिंता होती है और वो सोचती है कि अपने भाई को कैसे ढूंढा जाए। जोनाथन कहता है कि वो विल के रेडियो से बच्चों को कॉल कर सकते हैं। माइक को नैन्सी की आवाज सुनाई देती है लेकिन उसे शक होता है कि कहीं ये लैब वालों का कोई ट्रिक तो नहीं। लेकिन जब हॉपर कॉल करता है तो वो जवाब देता है। लैब के कुछ हथियारबंद आदमी बच्चों की साइकिलें ढूंढ लेते हैं और बस के पास पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले हॉपर पहुंचकर उन्हें रोक देता है। अब सब विल के घर पर मिलते हैं। बच्चे बताते हैं कि अपसाइड डाउन की गेट हॉकिंस लैब के अंदर है। हॉपर को याद आता है कि जब वो लैब में घुसा था तो उसने गेट को देखा था। जॉयस और नैन्सी 11 से विल और बार्ब को ढूंढने को कहती है, लेकिन 11 के पास उतनी ताकत नहीं बची होती। फिर जब 11 बाथरूम में खुद को साफ कर रही होती है तो उसे टब देखकर एक आइडिया आता है सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक बनाने का। डस्टिन अपने टीचर स्कॉट को कॉल करके पूछता है कि ये टैंक बनता कैसे है। पता चलता है कि उन्हें बहुत सारा नमक चाहिए होगा तो सब कोई हॉकिंस मिडिल स्कूल चले जाते हैं। नैन्सी और माइक मिलकर एक किडी पूल में पाइप से पानी भरते हैं। नैन्सी माइक से वादा लेती है कि आगे से वो एक दूसरे से कोई राज नहीं रखेंगे। दोनों पूछते हैं क्या उन्हें 11 या जोनाथन पसंद है, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। जॉयस 11 को तैयार करती है और कहती है कि अगर वो डर जाए तो वो उसके साथ ही होगी। स्कूल की किचन से मिला नमक डालकर वो लोग टैंक बना लेते हैं। 11 टैंक में जाती है और अपसाइड डाउन में पहुंचती है। वहां उसे बार्ब की लाश दिखती है और फिर विल दिखता है जो एक टूटी फूटी जगह पर होता है। 11 जॉयस का मैसेज विल तक पहुंचाती है और विल कहता है यहाँ से जल्दी जाओ। जॉयस और हॉपर लैब के गेट की तरफ निकल जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन डिसाइड करते हैं कि वो अपसाइड डाउन में डेमोगॉर्गन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि सब सुरक्षित रहें, लेकिन लैब पहुंचते ही जॉयस और हॉपर पकड़े जाते हैं। विल धीरे धीरे शुड आई स्टे और शुड आई गो गाना गा रहा होता है। तभी डेमोगॉर्गन उसका फोर्ट तोड़ देता है और उस पर हमला करता है। जॉयस को एक कुर्सी से बांध दिया गया है और डॉक्टर ब्रेनर उससे बात कर रहा है। वो पूछता है कि उसने अपने बेटे विल से कब और कैसे बात की थी। वो कहता है कि इस हफ्ते 6 लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला वो राक्षस असल में क्या है। वो जॉयस से दूसरों को बचाने में मदद मांगता है, लेकिन जॉयस उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसने विल की मौत के बारे में उसे झूठ बोला था। उधर एजेंट्स हॉपर को बिजली वाले टेजर से मारते हैं। हॉपर कहता है कि उन्होंने सब कुछ और बिगाड़ दिया है और इसी वजह से बेनी जैसे लोग मारे गए। वो कहता है कि वो जॉयस के साथ अपसाइड डाउन में जाकर विल को ढूंढना चाहता है। वो वादा करता है कि अगर वो जाने देंगे तो वो सब कुछ भूल जाएगा, यहाँ जो कुछ भी हुआ। माइक नैन्सी और जोनाथन को देखने आता है, लेकिन वो दोनों घर में नहीं होते। 11 बताती है कि वो डेमोगॉर्गन से लड़ने चले गए हैं। नैन्सी और जोनाथन विल के घर जाते हैं जहाँ जाल बिछाने लगते हैं। वो लाइट्स ठीक करते हैं, फर्श पर एक भालू वाला जाल रखते हैं और हथियार तैयार करते हैं। जोनाथन एक बैट में कीले ठोकता है और नैन्सी अपनी गन लोड करती है। ब्रेनर हॉपर से 11 के बारे में पूछता है। हॉपर कहता है कि अगर वो बच्चों की हिफाजत करे तो वो कुछ नहीं बोलेगा। फिर जॉयस भी हॉपर के साथ आती है और दोनों को हेजमेट सूट दिए जाते हैं ताकि वो गेट के अंदर जा सकें। बाहर कॉनी ब्रेनर से कहता है कि ये डील बहुत खराब है, लेकिन ब्रेनर को यकीन नहीं है कि वो लोग विल को ढूंढ पाएंगे। एजेंट्स एक बड़ी टीम के साथ 11 की तलाशी शुरू करती है। हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में दाखिल होते हैं। हॉपर जॉयस से कहता है धीरे धीरे सांस लो। उसे अपनी बेटी सारा की याद आती है और कैसे उसकी सांसें ही बीमारी की पहली निशानी बनी थी। माइक कहता है कि वो भी राक्षस से लड़ना चाहता है, लेकिन डस्टिन और लूकास कहते हैं कि उन्हें 11 को बचाना है। डस्टिन स्कूल की किचन से खाना लेने जाता है। नैन्सी और जोनाथन अपने हाथ काटते हैं ताकि खून की गंध से डेमोगॉर्गन को बुलाया जा सके। वो एक प्लान बनाते हैं और इंतजार करते हैं। तभी स्टीव आ जाता है और माफी मांगने लगता है। नैन्सी उसे जाने को कहती है, लेकिन वो घर की हालत और हथियार देख लेता है। नैन्सी उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और डेमोगॉर्गन वहां आ जाता है। सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, इसीलिए वो इधर
इधर उधर देखने लगते हैं। अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयस को कैसल बायर्स टूटा हुआ मिलता है और वहाँ पर विल का स्टफ लायन भी होता है जो हॉपर को उसकी बेटी की याद दिलाता है। वहीं घर में डेमोगॉर्गन जोनाथन पर हमला कर देता है। नैन्सी उसे गोली मारती है लेकिन वो मरता नहीं। स्टीव वापस आता है और बैट से उसे मारता है। वो लोग उसे जाल में फंसाकर आग लगा देते हैं। मॉन्स्टर गायब हो जाता है लेकिन वहाँ जलने के निशान रह जाते हैं। हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन वाले घर में पहुंचते हैं। जॉयस और जोनाथन एक दूसरे की आवाजें लाइट्स के जरिए सुनते हैं। माइक 11 से कहता है कि वो उसके घर में उसके साथ रहे। 11 पूछती है तो क्या मैं तुम्हारी बहन हूँ? माइक कहता है नहीं। फिर वो उसे स्नोबॉल डांस पर चलने को कहता है। फिर वो 11 को किस कर लेता है। इधर एजेंट्स स्कूल में पहुंचते हैं। बच्चे एक हॉलवे में फंस जाते हैं लेकिन 11 अपनी शक्ति से सारे एजेंट्स को मार देती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। ब्रेनर उसे उठाता है, कहता है कि वो मदद करेगा और उसका नाम पुकारता है। तभी डेमोगॉर्गन दीवार तोड़कर अंदर आता है। एजेंट्स उस पर गोली चलाते हैं और लड़के 11 को वहां से ले जाते हैं। हॉपर और जॉयस को विल लाइब्रेरी में मिलता है। उसके मुंह में एक ट्यूब होता है। हॉपर वो ट्यूब निकालता है और उसे अपनी बेटी की मौत याद आती है। फिर वो जॉयस मिलकर विल को बाहर लाते हैं। हॉपर उसे ऑक्सीजन मास्क में सांस दिलाता है और विल फिर से सांस लेने लगता है। राहत की टीम सब साफ करती है। विल को हॉस्पिटल में होश आता है और अपनी माँ और भाई को गले लगाता है। जोनाथन उसे एक नया मिक्स टेप देता है। बाहर लड़के साथ सोते हैं और फिर भागकर विल को गले लगाते हैं। वो बताते हैं कि जब विल यहाँ नहीं था तो यहाँ क्या क्या हुआ। विल खांसने लगता है, कहता है कि मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन माइक कहता है कि अब मॉन्स्टर चला गया है, सब 11 के वजह से। नैन्सी मुस्कुराती है लेकिन उसे बार्ब की याद आती है। फिर एक काली कार हॉपर को ले जाती है। अब क्रिसमस का वक्त है। लड़के फिर से डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं। विल एक नया राक्षस हरा कर गेम जीत लेता है। सब खुश होते हैं लेकिन कहते हैं ये एंडिंग तो बहुत छोटा था। माइक उदास होकर खाली कंबल की तरफ देखता है, मतलब वो 11 को मिस कर रहा था। जोनाथन विल को लेने आता है। नैन्सी जोनाथन को एक गिफ्ट देती है, एक नया कैमरा। स्टीवन ने वो कैमरा उसके लिए खरीदा था। नैन्सी अब भी स्टीव के साथ रिलेशनशिप में है। हॉपर जंगल में एक डिब्बे में कुछ एगोस छोड़ता है। उधर विल बाथरूम में जाता है और एक स्लग जैसी चीज खांसता है। उसे एक पल के लिए अपसाइड डाउन की झलक दिखती है लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं। फिर वो वापस जाकर अपने परिवार के साथ डिनर करने लगता है और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।